पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम 2013 का पर्यावरण का पीवाईक्यू करेंगे यूपी टेट का। और सभी लोग ध्यान से करिएगा क्योंकि बगैर पीवाईक्यू को पढ़े एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और जो नहीं समझ में आएगा पेन और पेपर लेके नोट करते चलिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की, गोवा की, राजस्थान या महाराष्ट्र की? तो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा इसमें? राजस्थान। राजस्थान से कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगता है। राजस्थान से क्या लगता है? कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगता है। ये यहाँ देखिए, पढ़िए आराम से। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह राज्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी में, एसटीपी में, बीओडी में, डब्ल्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बीओबी क्या होता है? बीओबी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुखाम, मलेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वायरस से होता है क्या? जुखाम। ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा। जुखाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा तथा मलेरिया जल जनित रोग है। क्या है? जल जनित रोग है। इसमें अन्य सारे जो हैं वो जल जनित हैं। जुखाम ऊपरी श्वसन तंत्र को आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग होता है। इसके लक्षण में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। यह आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस होता है। क्या होता है? राइनो वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन तापमान, पवन, आर्द्रता, वृष्टि। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। तो कैसे? इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में आता है। भारत किसमें आता है? उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में आता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या होता है? ये सबसे ठंडी परत होती है। इसका सोल्यूशन हम पढ़ेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है, क्योंकि मध्यमंडल तथा वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए बी सी में ऑप्शन सी सही होगा, मीथेन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस वे गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ने में सहायक होती हैं। नहीं, ग्रीन हाउस गैस वे गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफिल कार्बन आदि से होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1982, 1992, 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ था 1993 में। किसमें? 1993 में। ये सभी को तो पता ही होगा जितने लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। बाघों की घटती, और जिसको नहीं पता होगा अब याद हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और ये भी आ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है। जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यामोत्तर को काल्पनिक रेखा है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी का पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप और पश्चिम बंग। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम
इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ में स्थित राष्ट्रीय पार्क क्या है? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। हाँ, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है। क्या है? यह उथले पानी की खाड़ी है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका तक मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। ओके, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 940 से 1000, 916 पे 1000, 920 पे 1000 या 982 पे 1000। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 940। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ और दिया है, आइए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात 943:1000 है। तो इसमें मिलता जुलता ऑप्शन लगाना था इस क्वेश्चन में, तो सबसे नज़दीकी यही था ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आयोग ने माना था। ओके, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, मधुमक्खी, केचुआ, तितली। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। केचुआ को बोलेंगे। किसको? केचुआ को। तो केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ नीचे से मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। जो केचुआ होते हैं वो खेत में मिट्टी को, जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर करते हैं धीरे धीरे, और ऊपर के नीचे, फिर ऐसे ऐसे, तो वो मिट्टी ऊपर नीचे करके उसको और उपजाऊ बना देते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? उत्तराखंड। ये सभी को पता ही होगा। चिपकू आंदोलन की शुरुआत वृक्ष के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चांदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। पिछले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं कि 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था। क्या? जीव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, इथोलॉजी, नियोलॉजी, डेमोलॉजी। तो आंसर नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इथोलॉजी। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इथोलॉजी। इसमें बी लिखना था, थोड़ा गलती हो गई है तो इसके लिए सॉरी। इथोलॉजी क्या होगा इसका आंसर? इथोलॉजी। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी के विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो नियोलॉजी को ध्यान से देखिएगा, नियोलॉजी से तंत्रिका तंत्र के अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। समुद्री शैवाल का, तो इसका होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वाइटर मतलब घेंघा, ग्वाइटर क्या होता है? घेंघा, ओ बेंघा हो गया है, घेंघा होगा यहाँ पे। क्या होगा? घेंघा। प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। घेंघा रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया या सिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाइकेन है परजीवी, अपघटक, रसायन, स्वपोषी, सहजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। क्या होगा? सहजीवी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे जंतु जो यहाँ पीधे हो गया, पौधे होना चाहिए। क्या होता है? पौधे के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी। राइसोसोम। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी को ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने वाहनों में किसमें उपयोग होता है? सीएनजी का उपयोग किसमें होता है? तो सीएनजी का उपयोग होता है वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी का उपयोग किस में होता है? वाहनों और ईंधनों में। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी का उपयोग वाहनों और ईंधनों के रूप में होता है। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान, समूह वार्तालाप, क्षेत्रीय भ्रमण या अध्ययन से। तो 17 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये बी होगा, ये सी। इसमें क्षेत्रीय भ्रमण क्या होगा? क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए। जब बच्चा कहीं जाएगा, अपने से किसी चीज़ को देखेगा, उसको करके सीखेगा, तभी तो उसमें पर्यावरण का विकास होगा। पर्यावरण वह मानव जीवन को उसकी उपयोगिता का ज्ञान होना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित होंगे, तभी बच्चा पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचेगा और उसके प्रति प्रोत्साहित होगा। इसलिए बच्चों को ऐसी जगह जरूर भ्रमण कराना चाहिए जहाँ से वो कुछ सीखें, जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हुए, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो गई। 18 नंबर क्वेश्चन। एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए
लो पेड गेम्स, लो पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो 18 नंबर का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। आजकल एलपीजी से शीतलक के रूप में भी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः आधिकारिक प्रयुक्त होने लगी है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओहो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए पृथ्वी पर। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें। किसको अवशोषित करती हैं? ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें। ओके। चमगादड़, यहाँ पे स्तनधारी होगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रातचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो ऑप्शन डी होगा क्योंकि चमगादड़ बच्चे देता है, इसलिए वह जीव वैज्ञानिक चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है तथा दूध पिलाती है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। ओके। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर ए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण के अनेक तत्वों में मिलाकर बना होता है। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक होते हैं। बायोटिक एवं एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? UNFPA, UNESCO, UNDP, WHO। तो इसका आंसर होगा इसमें प्रश्न में यही पूछा था, लेकिन आयोग ने इसको कट कर दिया था क्वेश्चन, और इसका सही होगा वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो इसका आंसर सही होगा, इसका होगा IUCN। हाँ, IUCN क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, IUCN होना चाहिए यहाँ पे एक ऑप्शन में, तब इसको लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया भी होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन है 23, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए कृत्रिम रसायन है। तो ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, जट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है जट्रोफा द्वारा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी जट्रोफा द्वारा। बायोडीजल का निर्माण जट्रोफा, करकास, पेनगोमिया आदि के पौधों से किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे पहला देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 25, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह विश्व ओजोन दिवस संरक्षण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 26, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी चंदौली। कहाँ होगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है चंदौली में। उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, शेर, सांप, बकरी। तो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी
ओके, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी। तो और साँप जो होता है, आप साँप याद रखिए, ऑप्शन से क्या होता है, साँप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, साँप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। शेर कौन-सा है? तृतीयक श्रेणी का, ओके। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। झूम खेती होती है, अब यहाँ खोती हो गया, खेती प्लीज़ समझ लीजिएगा सब लोग। झूम खेती होती है केरल में, मेघालय में, बिहार में, तमिलनाडु। तो झूम खेती होती है मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय में। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह स्थायी कृषि पद्धति की होती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है। जैसे बहुत सारे जंगल हैं, जहाँ पेड़-पौधे उगे रहते हैं, उनको साफ करके, उनकी कटाई करके, उनको जला के फिर वहाँ खेती की जाती है। ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं। ये अधिकतर कहाँ होती है? मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में होती है। ये देखिए इसमें लिखा भी है, वनस्पतियों को काट कर जला के दिया जाता है और वहाँ की साफ-सफाई करके फिर वहाँ खेती की जाती है। और फिर इसको छोड़ दिया जाता है और फिर से कहीं कोई नई जगह ढूँढते हैं वो लोग। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास बिल्कुल भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू पूरी क्लास देखने के लिए। नमस्कार।